हेल्प ऑफ स्टॉक मार्केट की बेसिक टू एडवांस कोर्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा फ्रेंड्स हम सभी को पता है कि अभी बेसिक टू एडवांस कोर्स चल रहा है और ये जो लाइव क्लास आज आप 10 बजे देख पा रहे हैं ना, इसी की जो क्लास सेक्शन है आज का 4 क्लास है। और इससे पहले की जो 3 क्लास थी उस क्लास में हमने सीखा कि बेसिक मार्केट में कैसे कोई स्टॉक आता है, कैसे लिस्ट होता है और फिर वो मार्केट में आने के बाद कैसे ट्रेड करता है, वो सारी चीजें हमने देखा। बिफोर इन्वेस्टिंग कौन कौन से टर्म्स होते हैं जिनको हमें देखना है इन्वेस्टमेंट करने से पहले, उनको भी हमने सीखा। आज की क्लास में कुछ और टर्म्स को देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं जिनको हमें रीड करने के बाद किसी भी कंपनी के हेल्थ के बारे में पता चलता है। तो आइए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग नए चैनल पर जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी लाइव क्लास के साथ साथ बहुत सारे एनालिसिस आपको मिलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उनको आप देखने के बाद मार्केट को सीख सकते हैं। तो स्टॉक वैल्यूएशन में हम लोग देखे थे, स्टॉक वैल्यूएशन में बहुत सारे टर्म्स थे। जैसे अगर हम रिकैप करें पिछली 3 क्लास को तो आप देख सकते हैं हम लोगों ने पी रेशियो को देखा कि पी रेशियो क्या होता है। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट का सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो हमें देखना होता है पी रेशियो, कि जिस कंपनी के स्टॉक को हम खरीद रहे हैं तो उस स्टॉक में कितना रुपए हम एडवांस में कंपनी को पे कर रहे हैं देन 1 रुपए कमाने के लिए। एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जो लोग नए जुड़ रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि पी रेशियो का मतलब क्या होता है। ये होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यानी कि अगर इसको कैलकुलेट किया जाए तो पिछले आप वीडियोस प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, मैंने बाकायदा प्लेलिस्ट बना दिया आप लोगों के कहने पर, तो प्लेलिस्ट में जाकर भी आप उसे चेक कर सकते हैं। तो प्राइस जो करंट प्राइस है उसका अगर हम मल्टीपल यहाँ पर डिवाइड करेंगे अर्निंग पर शेयर के साथ तो वो आपको यहाँ पर निकल के आ जाएगा प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अब यहाँ पर जो स्टैंडर्ड माना जाता है, ग्राहम जी ने 1970 में माना था कि जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो होना चाहिए वो 15 होना चाहिए, लेकिन अभी जो माना जाता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो वो अभी जो स्टैंडर्ड की हम लोग बात करते हैं वो हम लोग बात करते हैं 20। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब होता है कि एक शेयर जिसको हम खरीद रहे हैं, मान लेते हैं कि हमने एक शेयर खरीदा 100 रुपए इसकी करंट पोजीशन है और उसका पी रेशियो जो चल रहा है वो मान लेते हैं कि यहाँ पर 24 चल रहा है। तो हम मानते हैं कि जिस स्टॉक को हम खरीद रहे हैं उसका पी रेशियो 24 चल रहा है, तो हम 1 रुपए कमाने के लिए उस कंपनी को एडवांस में 24 रुपए पे कर रहे हैं। सीधा सा मतलब है कि जितने का पी रेशियो चल रहा है मतलब 1 रुपए कमाने के लिए हम उस कंपनी को कितना एडवांस में पे दे रहे हैं, रुपए दे रहे हैं। तो ऐसे मैंने कहा आज एग्जाम्पल भी दिया था, आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो वहां से भी देख लीजिएगा। एक ऊर्जा ग्लोबल का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, आज लगभग 900 रुपए के आसपास, 900 के आसपास उसका पी रेशियो चल रहा है एक पेनी स्टॉक का। तो आप 900 रुपए दे रहे हो कंपनी में सिर्फ 1 रुपए कमाने के लिए, तो यहां पर ना बहुत बड़ा रिस्क आप ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? अपने पैसे पे बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। तो यहां पर टोटली क्या होता है? ऑपरेटर्स गेम होता है। तो हमेशा आपको ये देखना कि जिस स्टॉक में हम इन्वेस्टमेंट करने वाले उसका स्टॉक का पी रेशियो क्या चल रहा है, यानी कि हम कंपनी को कितना एडवांस में पे कर रहे हैं 1 रुपए कमाने के लिए, राइट। तो इस चीज को हमने देखा था। उसके बाद अगर हम बात करें यहां पर जो दूसरा टर्म्स है फेस वैल्यू, किसी भी कंपनी का जब वो आईपीओ आता है, जब वो कोई कंपनी आईपीओ आता है तो वहां पर आपने देखा होगा कि फेस वैल्यू डिसाइड की जाती है। यानी कि फेस वैल्यू से आप ये समझ सकते हो कि उस एक शेयर का एक जो टुकड़ा है उसकी चेहरे की कीमत क्या है, लाइक वो से आप समझ सकते हैं फेस वैल्यू। अब इसे समझते हैं कि एक कंपनी है जिसकी वैल्यू 50 करोड़ रुपए है, ठीक है। अब वो कंपनी मार्केट से कुछ फंड लेना चाहते, उठाना चाहते, तो उसने कुछ शेयर टुकड़ों में बांटे होंगे, कुछ नंबर ऑफ शेयर्स निकाले होंगे। उसमें मान लेते कि 10 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स निकाले हुए, राइट। तो उसमें से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो एक टुकड़े की जो कीमत रखी है उसने 5 रुपए रखे हुए। तो ये डिसाइड होता है हमेशा क्या होता है? फेस वैल्यू। तो हमेशा फेस वैल्यू पर ही आपने देखा होगा कि जब भी आपको स्प्लिट डिसाइड होता होगा तो उसमें फेस वैल्यू का रोल होता है कि फला आज स्प्लिट है, 10 रुपए की फेस वैल्यू को अभी 1 रुपए में कन्वर्ट कर दिया गया, यानी कि एक शेयर पर आपको 10 शेयर मिलने वाले हैं। ऐसे क्या होता है कि आप जब डिविडेंड देते हैं, आपने कंपनी का डिविडेंड देखा होगा, तो डिविडेंड के केस में क्या होता है कि कंपनी की जो फेस वैल्यू थी 1 रुपए थी, उसमें 300% का डिविडेंड मिल रहा है, यानी कि कंपनी 1 रुपए के बदले आपको फेस वैल्यू जो 1 रुपए उसके बदले आपको 3 रुपए का डिविडेंड पे आउट कर रहा है। तो ये मेजर जो केसेस होते हैं आपने देखे होंगे यहाँ पर डिविडेंड, स्प्लिट, ये आपको हमेशा फेस वैल्यू पर कैलकुलेट होते हुए नजर आते हैं। तो इसको आपने देख रखा, जब भी बोनस होता है तो बोनस में भी आपको ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। तो फेस वैल्यू हमेशा कैलकुलेट होती है। टोटल कंपनी जब आईपीओ आता है उसका टोटल मार्केट कैप, जब आती है कंपनी तो मार्केट कैप, और वो कितने नंबर ऑफ शेयर्स को मार्केट में लाना चाहता है, तो उसके अकॉर्डिंग यहां पर फेस। तो जो अगला हम लोगों ने देखा था बुक वैल्यू। अब बुक वैल्यू क्या क्या अहम रोल होता है, मैंने आपको 2 एग्जांपल के माध्यम से बताया भी था कि बुक वैल्यू का महत्व क्या होता है। मान लेते हैं मैंने कल आपको एग्जांपल भी दिया था, परफेक्ट एग्जांपल दिया था रिलायंस इंडस्ट्री और एटीएसजीएल का। वहां पर अगर वो वीडियोस नहीं देखा तो मैं हमेशा कहता हूं ना, इन चीजों को सीखना पड़ेगा आपको मार्केट को। अब बुक वैल्यू का मतलब होता है कि टोटल जो आपके पास एसेट्स है माइनस टोटल लायबिलिटी,
ठीक है, उसको आप जब घटाएंगे ना तो वहां पर आपको बुक वैल्यू निकल के आएगी। अब बुक वैल्यू का मतलब कि आप किसी स्टॉक की रियल वैल्यू वहां पर जो निकल के आ रही है बुक वैल्यू, यानी कि स्टॉक का कितना बुक वैल्यू है स्टॉक का, वो आपको निकल के आता है टोटल लायबिलिटी में से, टोटल एसेट से हम लायबिलिटी को डिवाइड यहां पर माइनस कर देंगे और फिर उसके साथ जितना उसका जो पीएनएल है उसके साथ उसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, उसका बुक वैल्यू हमें निकल के आ जाएगा, पर शेयर का आपको बुक वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो इससे बुक वैल्यू पता चलता है कि स्टॉक का रियल वैल्यू क्या, कि उसकी बुक वैल्यू क्या है। अगला जो टॉपिक निकल के आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ईपीएस। ईपीएस को भी मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपके साथ एक्सप्लेन किया था कि ईपीएस क्या होता है। ईपीएस को हम लोग कहते हैं अर्निंग पर शेयर, यानी कि कंपनी एक शेयर पर कितना अर्न कर रही है। अब ये जो कैलकुलेट होता है वो आपने देखा होगा क्वार्टर टू क्वार्टर नंबर और ईयर ऑन ईयर बेसिस के नंबर पर ये कैलकुलेट होता है। ये मतलब ऐसा कह सकते हैं कि ये फ्लैक्चुएट होता रहता है, जब भी रिजल्ट आएगा तो वहां पर आपको चेंजेस होता हुआ नजर आएगा। अब अर्निंग पर शेयर का मतलब है कि एक कंपनी एक शेयर पर कितना अर्न कर रहा है ईयरली। आपको हमेशा जब भी किसी स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करो, ये ध्यान रखना, इस चीज को बड़ा ध्यान से देखना, जब भी किसी स्टॉक के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करो उससे पहले आपको ये जरूर देखना कि उस स्टॉक का अर्निंग पर शेयर क्या है, यानी कि कंपनी कुछ स्टॉक पे ऊपर अर्न कर भी पा रहा है या लॉस मेकिंग कंपनी है। क्योंकि अर्निंग पर शेयर से आपको पता चल जाएगा एग्जैक्टली कंपनी प्रॉफिट में है या नहीं है, कितना अर्निंग पर शेयर ईयर ऑन ईयर बेसिस बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। अगर आप एक कंपनी ऐसा है जिसका आज अर्निंग पर शेयर 11 है, कल वो 10 होता है, फिर उसके बाद 7 होता है, तो इसका मतलब समझिए वो कंपनी क्या जा रहा है, लगातार घाटे में जा रहा है। ऐसे दूसरा एग्जांपल समझिए कि किसी स्टॉक का जो अर्निंग पर शेयर है आज मान लेते हैं 6 है, फिर वो अगली साल या ईयर के अंदर फिर 8 हुआ, फिर 10 हुआ, हो सकता है कल 14 हो जाए, उसके बाद 17 होता है। तो आप ये समझिए उस कंपनी की जो ग्रोथ है वो परमानेंट ग्रोथ है, लगातार ईयर ऑन ईयर बेसिस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस कंपनी क्या कर रहा है, अपने आप को ग्रोथ कर रहा है। अब ये कैलकुलेट कैसे होता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। यहां पर टोटल आपको जो पैट रखा हुआ है और उसमें आप नंबर ऑफ शेयर्स का डिवाइड कर देंगे, आपको यहां से अर्निंग पर शेयर निकल के आ जाएगा। यानी कि कंपनी जो भी प्रॉफिट कर रहा है, नेट प्रॉफिट जो भी है, पैट उसको लिखेंगे, आफ्टर यहां पर लिखेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर, जितने भी आउटस्टैंडिंग शेयर होंगे उसको डिवाइड कर देंगे। तो उससे पर शेयर की जो कीमत है, यानी कि कंपनी एक शेयर पर कितना अर्न कर रहा है। और अक्सर आपने सुना भी होगा, जब भी मैं आपको क्वार्टर के नंबर बताता हूं तो वहां पर आपने देखा भी होगा कि मैं आपसे कहता हूं कि आपको कुछ भी नहीं पता, आपको रिजल्ट नहीं आता है, आपने नहीं पता कि यार एक्सपेंडिचर कितना हुआ या कंपनी ने नेट इनकम कहां से कितना किया, क्या हुआ, नहीं आपको पता। उसके बाद आपको सीधा देखना उसका ईपीएस, कि कंपनी ने जो लास्ट क्वार्टर का, मान लो क्वार्टर 3 अभी नंबर आ रहा है, उसके बाद क्वार्टर 2 आ रहा है, फिर लास्ट ईयर क्वार्टर 3 का लो हम नंबर देखते हैं, तो आप ईयर ऑन ईयर बेसिस का क्वार्टर का नंबर देखा करो कि ये जो नंबर 1 पॉइंट कुछ था या 3 पॉइंट जो भी था उससे इंप्रूवमेंट हुआ, इसका इंप्रूवमेंट हुआ। आप समझो कि सिंपल सा कंपनी ने यहाँ पर प्रॉफिट किया होगा, तभी इसके अर्निंग पर शेयर में डिवाइड हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अगला जो है वो था पीबी। अब पीबी क्या था, प्राइस टू बुक वैल्यू था। अब पीबी से मतलब क्या होता है, इससे पहले भी मैंने कहा, जैसा हम लोगों ने अभी पी रेशियो देखा था, सिमिलर आपको ये भी है। अब यहां पर हम लोगों ने स्टैंडर्ड देखा कि 20 और जितना कम होगा उतना बेहतर रहेगा, ऐसे में पीबी कैलकुलेट करना होता है। जितना हम कह सकते हैं इसका जो करंट प्राइस है और उसकी बुक वैल्यू से हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमें पीबी पता चल जाएगा, ठीक है। अब पीबी में क्या होता है कि मान लेते हैं जितना कम ये भी होगा, पीबी जितना कम होगा उतना बेहतर चलेगा। मान लेते हैं किसी स्टॉक का जो पीबी है वो 1 है, यानी कि वो स्टॉक ना अपनी फेयर वैल्यू पर दौड़ रहा है, यानी कि उसकी जो करंट वैल्यू है उसी के आसपास उसकी फेयर वैल्यू पर स्टॉक मिल रहा है। अब यही अगर मान लेते हैं कि स्टॉक 2 की पी पे दौड़ रहा है, तो आप समझिए कि करंट प्राइस से स्टॉक 2 गुना जो इसकी फेयर वैल्यू होना चाहिए उससे 2 गुना ट्रेड कर रहा है। अब कुछ स्टॉक ऐसे भी होंगे, मैंने एक स्टॉक उस दिन उदाहरण भी दिया था कि ये स्टॉक 34 टाइम अपनी प्राइस टू बुक वैल्यू से ऊपर ट्रेड कर। अब समझिए किसी स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो उसकी वैल्यू होना चाहिए 1 रुपए, करंट भाव उसका 1 रुपए होना चाहिए, लेकिन वो स्टॉक कहां पर दौड़ रहा है, 34 गुना। तो कहीं ना कहीं ऐसे स्टॉक में हमें ये पता चल जाता है यार कि ये ना बहुत ज्यादा ओवरबॉट में, कभी भी फट सकता है, कभी भी स्टॉक फट सकता है। तो आपने देखा कि आप पीबी से ये पता कर सकते हैं कि हमें किस फेयर वैल्यू पर स्टॉक को ऐड करना। अब यही मान लेते हैं कि किसी स्टॉक का जो पीबी है वो मात्र आप कह सकते हैं कि 0.5 है, तो आप समझिए कि जो स्टॉक आपको जिस लेवल पे मिल रहा है, आप उसमें 100 रुपए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आप ये समझिए कि वो कीमत रखता है 200 रुपए की कीमत रखता है, वहां मिलने के चांसेस है 200 रुपए मिलने के चांस है, यानी कि वहां आपको आधे 50% डिस्काउंट रेट पर वो स्टॉक मिल रहा है। तो आपको पीबी से ये पता चल जाएगा, जितना कम होगा यहां पर भी चलेगा। जैसा पीबी मैंने आपसे कहा ये निगेटिव नहीं होना चाहिए पी रेशियो, ऐसा ही पीबी भी आपको निगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भी टर्म्स के साथ अगर मल्टीपल नेगेटिव का करेंगे तो नेगेटिव रहेगा, तो इसका मतलब वो लॉस मेकिंग कंपनी है, राइट। जो अगला टर्म्स था वो था
ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी। अब रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन किया था कि आपको मेजर कुछ भी नहीं, अगर आपको कैलकुलेशन याद है, हमें देखिए मैंने पिछले भी दिन भी आपसे कहा था कि आपको कोई एग्जाम नहीं, आपको कोई एग्जाम तो लिखना नहीं कि मुझे ना कोई एग्जाम लिखना है जहां पर मुझसे ये पूछा जाएगा कि रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है, पी क्या होता है, पीबी क्या होता है, कुछ भी नहीं आपसे पूछा जाएगा। आपको पता होना चाहिए। एक मैंने आपको बताया ना स्टैंडर्ड, जैसे मैंने आपको बताया कि पी रेशियो जो स्टैंडर्ड माना गया वो लगभग 20, जितना कम होगा उतना चलेगा, राइट, निगेटिव नहीं होना चाहिए। लाइक ऐसा ही क्या ना कि अगर रिटर्न ऑन इक्विटी 15 है, अब जितना ये कम होगा वो नहीं चलेगा, जितना ये ज्यादा होगा उतना चलेगा। यानी कि आपको ये देखना है किसी स्टॉक का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो ज्यादा से ज्यादा कितना परसेंटेज में है, वो आपको देखना है। मिनिमम यहां से देखा गया कि बेहतर, अगर आप फंडामेंटल देख रहे हैं तो उस कंपनी में देखा गया कि 15 के आसपास देखा गया जिसके फंडामेंटल बेहतर है। अब ऐसे इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो यहां पर होता है टोटल जो पैट होता है, जिसको हम टोटल इनकम आफ्टर टैक्स यहां पर देखना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और उसके बाद आपको इक्विटी शेयर देखना है, यहां पर कह सकते हैं शेयर इक्विटी, वो आपको लेना है। और यहां पर आप अगर परसेंटेज में कैलकुलेट कर रहे हैं तो 100 का मल्टीपल करेंगे, देन आपको यहां पर परसेंटेज निकल आएगा कि उसका रिटर्न ऑन इक्विटी क्या ट्रेड कर रहा है, राइट। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चर्चा करें, जो नेक्स्ट टॉपिक है इसी से जुड़ा हुआ, ROE, आप यहां से देखिएगा ROC। ROC होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका भी एक स्टैंडर्ड माना गया 15, ये भी 15% के होना चाहिए। तो मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी मैं आपके साथ एनालिसिस करता हूं तो वहां पर मैं कहता रहता हूं कि ROC और ROE अगर आपको 15 मिल रहे हैं, 15 प्लस मिल रहे हैं किसी भी स्टॉक के अंदर, उसके फंडामेंटल जब हम लोग एनालिसिस करते हैं तो कह सकते हैं कि उस कंपनी की जो फंडामेंटल वो बेहतर है, कंपनी अच्छा कर रही है, परफॉर्मेंस अच्छा कर रहे हैं। अब इसके में भी फार्मूला होता है कि यहां पर आपको देखना ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है कंपनी का। ऑपरेटिंग हमने प्रॉफिट देख लिया, यहां से प्रॉफिट लिख देता हूं, प्रॉफिट, और यहां पर लिखना है या टोटल कैपिटल, ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, एंड यहां पर 100 का मल्टीपल करेंगे, जो भी आपको परसेंटेज से निकल के आ रहा है इससे आपको पता चलेगा कि कंपनी का ROC क्या काम कर रहा है। तो लेकिन आपको स्टैंडर्ड यही देखिएगा कि आपको 15 जितना ज्यादा चलेगा लेकिन कम नहीं होना चाहिए, मतलब जितना ये कम होगा उससे समझिए कि कंपनी के फंडामेंटल उतना ज्यादा वीक है, क्योंकि कंपनी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड उतना बेहतर नहीं कर पा रही है। तो कहीं ना कहीं जितना ज्यादा होगा उतना चलेगा, राइट। अगले टॉपिक की बात करें तो अगला टॉपिक सबसे, अभी तक जितने हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक किए सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें सबसे अहम रोल इसका भी आपको देखने को मिलेगा, इंट्रिंसिक वैल्यू। अब इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, किसी स्टॉक का औकात क्या होता है, मैंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया, लेकिन लोगों के सवाल के साथ थोड़ा क्विक एक बार रिवीजन करवा दीजिएगा, इस वजह से मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं। तो यहां पर जो इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब है किसी स्टॉक, अभी मान लो कोई स्टॉक हमें यहां पर 100 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, अब उसका जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो 130 रुपए, मैंने एग्जांपल भी दिया था 130 रुपए, यानी कि जो स्टॉक 100 रुपए का उसकी औकात यहां पर 130 की रखता है, लेकिन वो स्टॉक कहां 100 रुपए में मिल रहा है। यानी कि इस स्टॉक के अंदर अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये स्टॉक हमें पॉजिटिव रिटर्न्स देने का मादा ज्यादा रखता है, यानी कि इसमें चांसेस है कि ये स्टॉक हमें प्रॉफिट देगा। अगर इसी का इंट्रिंसिक वैल्यू मान लेते हैं, यही स्टॉक यहां पर 100 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन उसका इंट्रिंसिक वैल्यू अभी 76 चल रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि यार ये स्टॉक की जो वैल्यू है औकात है वो 76 रुपए का, लेकिन ये चल 100 रुपए पे रहा। तो अगर हम यहां पर इस करंट पोजीशन पर यहां अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हमें यहां पर लॉस हो सकता है, यानी कि इस कंपनी की प्रेजेंट वैल्यू जो स्टॉक की वो हम ओवरबॉट स्टॉक खरीद रहे हैं। तो आप जब भी इन्वेस्टमेंट करो ना तो इसको देखिएगा। और दूसरा मैंने एग्जांपल भी दिया था कि जैसा कैसे इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको भी देख लो कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो अब इसे फिर से लिख लेना जो लोग नए हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो उसमें लिखते हैं EPS, अभी मैंने आपको EPS बताया, अर्निंग पर शेयर 8.5, ये कांस्टेंट नंबर है। 2G मतलब जी का मतलब है यहाँ पर सेल्स ग्रोथ, लास्ट 5 ईयर का आप ग्रोथ ले सकते हो, एंड यहाँ पर आपको लेना है A एंड ऑब्लिक करना है आपको बाय। ए का मतलब समझ लो, ए का यहाँ पर है गवर्नमेंट बॉन्ड डील, ये आपको 7 to 10 ईयर्स का लेना है। अभी जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, 7.74 के आसपास चल रहा है। एंड बाय है जो वो कॉर्पोरेट बॉन्ड यील्ड चल रहा है, जो जिसे हम ए कह सकते हैं, ट्रिपल ए बॉन्ड यील्ड, जो 4.65 चल रहा है, ठीक है। तो इसका आप जब ये भाग दोगे, कैलकुलेट करोगे, तो ये आपको रियल वैल्यू स्टॉक की निकल के आगे। ऐसा ही ग्राहम नंबर होता है, ग्राहम नंबर जो बेंजामिन ग्राहम साहब ने अपना नंबर निकाला था, उसका भी मैंने आपको फॉर्मूला दे दिया है। अगर आप देखना चाहें तो मैं उसको भी यहीं पर इसके साथ लिख देता हूं ताकि आप उसे भी देख लो। ये ग्राहम नंबर है, ठीक है, ग्राहम नंबर को भी देख लो। 22.5 इंटू EPS
और इनटू बुक वैल्यू। ये आपको हमेशा रूट निकालना है, जितना भी आएगा मान लो उस स्टॉक की उतनी ग्राम वैल्यू आ रही है। ग्राम साहब ने कहा था 1970 के अंदर कि भैया ये नंबर है, आप इससे कैलकुलेट करो किसी स्टॉक की जो वैल्यू है, अगर इसके आसपास निकल के आ रही, जो आपने यहाँ पर कैलकुलेट किया, अगर उसके सही वैल्यू निकल रहे तो वो लॉन्ग टर्म में स्टॉक आपका पैसा मल्टीपल कर सकता है। तो आप इन चीजों को जरूर ध्यान दीजिएगा, ग्राम नंबर, इंट्रिंसिक वैल्यू, जिसकी रियल वैल्यू निकल के आ रही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगले टॉपिक की बात करें तो डेट। अब डेट क्या है? डेट को सिंपल सी भाषा में समझो, कर्ज, लोन। किसी से आपने लोन लिया। अब ये लोन बहुत तरीके से स्टॉक मार्केट के अंदर होता है ना, ये बहुत अलग अलग तरीके से लोन लिया जाता है, डेट लिया जाता है, जिसे हम कह सकते हैं एक सिक्योर्ड लोन होता है, एक अनसिक्योर्ड लोन होता है। उसके भी कई सारे टर्म्स होते हैं कि आपने ऐसा प्रेफरेंशियल इशू अलॉटमेंट करके वहां से कंपनी ने लिया, या आप कह सकते हो यहाँ से अब किसी से आपने प्लेज से लिया हुआ, स्टॉक प्लेज रख के लिए हुआ है, या बैंक से आपने एग्रीमेंट किया। बहुत सारे टर्म्स होते हैं, लेकिन आपको सीधा सीधा आप ये देखना है कि कंपनी के पास डेट कितना है एंड रिजर्व कितना है। ये बैलेंस शीट के अंदर ही मिल जाएगा। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ कि बैलेंस शीट कैसे आपको देखना है। अगर आप बैलेंस शीट देखोगे तो आप screen.in के ऊपर आ सकते हैं, जैसा मैंने एग्जाम्पल दिया था रिलायंस इंडस्ट्री का। तो रिलायंस इंडस्ट्री में आओगे, आप यहां से देख पाओगे इसका, ये देखिएगा, यहां से आपको डेट मिल रहा है। आप देखिएगा यहां पर डेट 3,16,697 करोड़ का कंपनी के पास डेट है, लेकिन कंपनी का मार्केट कैप कितना है? 19 लाख करोड़ से ज्यादा। तो उसके मीटर में ये डेट कुछ भी नहीं लग रहा है, लेकिन आपको डेट देखना है। अक्सर मैंने पिछले एग्जांपल में भी दिया था कि बहुत सारी कंपनी जो होता है जिनका मार्केट कैप होता है ना, उनके डेट से कम होता है, उनके डेट से कम होता है। मान लेते हैं किसी कंपनी के पास 3,000 करोड़ का डेट है, लेकिन कंपनी के जो मार्केट कैप है वो 2400 करोड़ है। तो कंपनी अगर बिक भी जाएगी तो उसका मार्केट कैप जितना डेट लिया उतना भी नहीं चुकेगा। तो हमेशा ऐसा कंपनी देखना है जिसके पास जो डेट रेशियो है वो कम होना चाहिए, उसके मार्केट कैप से कम होना चाहिए। तो हमेशा आपको डेट रेशियो जरूर देख लेना है। साथ में यहीं पर मैं आपको बता देता हूं कि इसका रिजर्व अगर बात करें तो यहां पर देख सकते हो रिजर्व, डेट हमेशा कंपनी के रिजर्व से कम होना चाहिए। ज्यादातर चांसेस आपको यही लेना चाहिए कि उस कंपनी के पास अगर डेट है लेकिन उसके रिजर्व से कम होना चाहिए। जैसा आप यहां से देख सकते हो, रिजर्व का मतलब कि कंपनी के पास रिजर्व रखा हुआ, इतना पैसा रिजर्व कंपनी ने रखा हुआ है। जैसे कोविड जैसी सिचुएशन है या अननेसेसरी कोई ऐसे सिचुएशन आ जाती है कि मार्केट हो सकता है कि कुछ दिन के लिए कंपनी को बंद करना पड़ जाए, या कंपनी में अननेसेसरी कुछ कैश ऐसा हो जाता है जहां पर कंपनी की कुछ अर्जेंट इमरजेंसी कह सकते हैं, वहां पर कैश को यूज करने के लिए यहाँ पर बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लैंड हो सकता है, रिजर्व में बहुत सारी चीजें हो रख सकते हैं। तो यहाँ पर रिजर्व हमेशा आपको देखना है कि डेट से रिजर्व कम होना चाहिए, यहाँ से हमेशा डेट से ज्यादा रिजर्व होना चाहिए। जैसे हम 7,44,556 करोड़ का यहाँ से रिजर्व देख सकते हैं। तो ये कह सकते हैं कि इससे 2 गुना हमें आपको क्या देखने को मिल रहा है? रिजर्व कंपनी के डेट से देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ टर्म्स हैं जहां पर इन चीजों को भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगले टॉपिक की बात करें तो अगला टॉपिक हमारा आता है प्रमोटर्स। अब प्रमोटर्स हो या इनको एक साथ ही ले लेते हैं सभी को, ये 3 टर्म्स आपने देखे होंगे। ये आता है स्टॉक के इन्वेस्टर में, यानी कि इन्वेस्टर लिस्ट जब आप देखोगे तो वहां पर आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेगी इन्वेस्टर लिस्ट में। सबसे ज्यादा मैं जब भी किसी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करो तो आपको ये देखना चाहिए कि यार प्रमोटर्स उस कंपनी के ऊपर भरोसा जता रहे हैं या नहीं। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए मेरी कंपनी है या आपकी कोई कंपनी है, आपको अगर लग रहा है कि यार ये बिजनेस जो मैं चला रहा हूँ फ्यूचर में हो सकता है इस बिजनेस को बहुत ज्यादा एक्सपैंड हो जाए, तो सबसे पहले आप चाहोगे ना कि मैं सबसे ज्यादा माल अपने पास रखूं ताकि मुझे मेरी कंपनी सबसे ज्यादा बेनिफिट हो, क्योंकि आपने कोई कंपनी मार्केट के अंदर आईपीओ के जरिए लाए और आपने लिस्टेड करा दिया, ठीक है, मार्केट में आपने सेबी के अंदर रजिस्टर करा दिया, एनएसई और बीएसई के अंदर आपकी कंपनी क्या है? लिस्ट है, राइट। तो आपने देखा कि यार मेरे पास अभी सिर्फ 50% की होल्डिंग है, लेकिन मुझे लग रहा है ये कंपनी फ्यूचर में अच्छा कर रहा है, कर सकता है, क्योंकि बिजनेस मॉडल अच्छा, जैसे मान लेते हैं कि एआई सेगमेंट की कंपनी है या अभी रिन्यूएबल एनर्जी का एक बहुत बड़ा स्कोप है। तो आपने देखा यार इन सेगमेंट में फ्यूचर में ग्रोथ है और यहां से पैसा बड़े इन्वेस्टर मेरे में पैसा लगा सकते हैं कंपनी के अंदर आने वाले समय में। तो आप चाहोगे ना कि अभी जो 50% होल्डिंग है, मेरे पास एकदम से पैसा नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, धीरे धीरे 2-2, 3-3, 4-4% अपनी होल्डिंग को इंक्रीज करना स्टार्ट करूंगा। तो कहीं ना कहीं आपको जब भी किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करो तो आपको प्रमोटर होल्डिंग देखना है कि प्रमोटर एग्जैक्टली कंपनी के ऊपर ट्रस्ट कर पा रहे हैं या नहीं, और हमेशा कोशिश करना कि उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना जहां पर प्रमोटर की होल्डिंग 50% अधिक हो, क्योंकि अगर वो कंपनी लॉस में जाएगी तो प्रमोटर कभी नहीं चाहेगा कि कंपनी लॉस में जाए, क्योंकि उनको सबसे बड़ा लॉस होगा, क्योंकि मेजॉरिटी स्टेक होल्डर्स प्रमोटर्स होंगे 50%, और बाद बाकी उसमें हो सकता है एफआई हो, डीआई हो, म्यूचुअल फंड हो, कुछ बड़े इन्वेस्टर, बड़ी व्हील्स कह सकते हैं जिनको, वो हो, रिटेल इन्वेस्टर्स हो। तो रिटेल इन्वेस्टर्स को उतना बड़ा लॉस नहीं होगा, क्योंकि सबसे बड़ा लॉस इनको होगा। तो हमेशा कोशिश यही होना चाहिए कि जितनी बड़ी होल्डिंग प्रमोटर्स की हो, एफआईआई, डीआई की हो, तो ऐसे स्टॉक के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करो। अब जैसे मैंने कहा कि आपको कैसे पता चलेगा यार ये कंपनी बेहतर है कि नहीं है, क्या फ्यूचर में अच्छा, तो आप ये देखना कि प्रमोटर की होल्डिंग ना जैसे ईयर ऑन ईयर बेसिस है या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस है। मैंने अभी एक वीडियो के एग्जांपल में आपको दिया भी है, अब ये कंपनी को मैं यहां पर इसी में दिखा देता हूं, यू बाय फिनकॉर्प।
एक कंपनी है जिसने प्रमोटर्स ने लास्ट 3 इयर्स में अपनी होल्डिंग के अंदर देखा गया कि 10% से ज्यादा अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया। धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, अपनी होल्डिंग को इंक्रीज कर रहे हैं। कभी कभी तो एकदम से होता ना, प्रमोटर्स आए और उन्होंने 35% होल्डिंग इंक्रीज करे। अगर ऐसा केस लग रहा है तो कहीं ना कहीं आपको देखना चाहिए, प्रमोटर्स इतना बड़ा पैसा लगा रहे हैं तो अचानक उस स्टॉक के अंदर कुछ ना कुछ जंप हुआ होगा। और अक्सर देखा होगा कि सडनली पेनी स्टॉक के अंदर कंपनी में क्या होता है, 0% होल्डिंग होता है, नेक्स्ट क्वार्टर में 75% होल्डिंग इंक्रीज कर लिया प्रमोटर्स ने। क्योंकि सेबी की जो गाइडलाइंस होती है कि किसी भी कंपनी को अगर आप मार्केट में लिस्ट करा रहे हो तो विद इन 3 इयर्स के अंदर आपको होल्डिंग 75% लानी पड़ेगी विद आईपीओ आने के बाद। तो प्रमोटर्स हमेशा चाहेगा कि यार सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे हो। अक्सर आपने देखा होगा अडानी साहब की जितनी भी कंपनीज है ना, उसमें आपने 70+ होल्डिंग देखी होगी। और अडानी साहब के केसेस में देखा गया है कि सभी स्टॉक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करके गए, राइट। तो आप इस चीज को जरूर नोटिस करिएगा। वीडियो जब एंड हो तो अभी देखना जाके अडानी साहब के ग्रुप के सभी स्टॉक के अंदर आपको 70% से अधिक होल्डिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा बेनिफिट उनको हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये सारे नोटिस आपको चीजें करनी है। उसके बाद एफआईआई की बात करें तो एफआईआई क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग हैंड होता है एफआईआई डीआई। अब डीआई क्या होता है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस। अब फॉरेन इंस्टीट्यूट मान लेते हैं, जब अभी एक कंपनी आई थी, आपने सुजलॉन का नाम तो सुना ही होगा, और सुजलॉन के अंदर एक ब्लैक रॉक नाम कंपनी थी, उसने भी बड़ी हिस्सेदारी इंक्रीज किया। अब सुजलॉन के अंदर होल्डिंग इंक्रीज किया, तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि ब्लैक रॉक ने इतनी बड़ी होल्डिंग अगर बनाई है तो ये कुछ ना कुछ सोच के होल्डिंग की होगी, क्योंकि 5% इन्होंने होल्डिंग इंक्रीज किया। तो ऐसे ही बड़ी बड़ी फर्म्स आती हैं, विदेशी फर्म्स, वो क्या करती हैं, इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करती हैं। और वो हमेशा उनके पास जो फंड मैनेजर बैठे हुए हैं वो क्या करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से रिसर्च करते हैं कि कौन सा बिजनेस है, कितना अच्छा कर सकता है। वो हमेशा सिक्योर स्टॉक ढूंढते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि एफआईआई की होल्डिंग कभी आपने देखी किसी पेनी स्टॉक के अंदर 20%, 10% देखा होगा किसी स्टॉक के अंदर, पेनी स्टॉक के अंदर। वो हमेशा क्या करेंगे, क्वालिटी स्टॉक को ढूंढते हैं, क्योंकि उनको पैसा ग्रोथ करना है, एक मल्टीपल। वो क्या करते हैं, पैसा, बड़ा पैसा लाते हैं और अच्छे पैसा के अंदर लगाते हैं, सिक्योर पैसा, क्योंकि वो चाहते हैं कि मुझे ना पैसा मार्केट से बनाना, रिस्क नहीं लेना बड़े पैसे के साथ। और हमेशा रिटेलर्स क्या करता है, वो ऐसे स्टॉक ढूंढता है, पेनी स्टॉक। 2, 3, 4, 5 रुपए वाला मिल जाए, ठीक है यार, ये बहुत जल्द मल्टीपल हो जाएगा ना। तो आपको ये चीजें देखना, हमेशा जब भी इन्वेस्टमेंट करो तो ये टर्म्स भी देखना कि एफआईआई कितना होल्डिंग रखते हैं, डीआई कितना होल्डिंग रख रहे हैं, देन उसके बाद आप स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट। एक एग्जांपल समझ लेते हैं। ऐसे ही जो मैं पिछले लगातार आपके साथ एग्जांपल शेयर कर रहा हूं, उनको एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने 2 कंपनीज यहां पर ली थी, एक रिलायंस इंडस्ट्री और एटीसीएल, पिछले वीडियोस के अंदर भी। तो यहां से देखिएगा एफआईआई डीआईएस की होल्डिंग क्या है, उसको एक बार देख लो। प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो यहां से आप प्रमोटर की होल्डिंग देख सकते हो, कितना है, 53। मैंने आपसे क्या कहा कि हमेशा आपको ये देखना है कि प्रमोटर 50% से अधिक हो। यहां से आपने देखा 50%, क्योंकि सबसे ज्यादा मेजॉरिटी स्टेक होल्डर्स कौन है, प्रमोटर्स हैं, राइट। अब आप यहां से देख लो, प्रमोटर होल्डिंग की हम लोगों ने बात की थी। प्रमोटर लगातार क्या कर रहे हैं, अपनी होल्डिंग को सस्टेन किए हैं, वहीं पर होल्डिंग उनकी देखने को मिल रही, ठीक है। अब उसके बाद अगर आप देखोगे एफआईआई की होल्डिंग, तो एफआईआई की होल्डिंग की बात करें तो देखिए कितना परसेंट है, 22%। डीआईएस की होल्डिंग देखिएगा और फिर टोटल करिएगा जरूर कि कितना सिक्योर जगह पे वो पैसा लगाते हैं और भारत की सबसे बड़ी कंपनी के अंदर कितना बड़ा उनका इन्वेस्टमेंट है। अब देखो यहां से देख लो, यहां पर कितना है, 50%, 22% एंड आप कह सकते हैं कि 17.59%। तो अगर इनकी होल्डिंग को टोटल अगर हम यहां पर मैच कर दें तो आप यहां से देख सकते हो कि लगभग इन्होंने जो होल्डिंग बनाकर रखी है, लगभग कह सकते हैं कि 88% इनकी होल्डिंग है। और उसके बाद किसकी होल्डिंग है, पब्लिक की कितनी, यहां पर देखो, यहां पर गवर्नमेंट की कुछ होल्डिंग आपको देखने को मिला 0 पॉइंट, उसका पब्लिक की होल्डिंग कितना है, मात्र 10%। तो हमेशा जो क्वालिटी स्टॉक होते हैं ना, उसमें आप पब्लिक की होल्डिंग देखिए, बहुत मिनिमम होल्डिंग मिल रही है आपको। तो आप कह सकते हैं कि यहां पर सबसे बड़ा पैसा कौन इनमें बना रहा है, क्योंकि सिक्योर जगह पर उन्होंने पैसा लगा कर रखा हुआ, राइट। अब आप यहां से दूसरे केस में देखो, ये है अडानी टोटल गैस का फॉर्मूला। अभी मैंने आपसे अडानी टोटल गैस है, ये एटीजीएल है, ठीक है। अब अभी हम लोगों ने रिलायंस का देखा और एटीजीएल। मैंने आपसे क्या कहा कि अडानी साहब के जितने भी स्टॉक हैं उनके अंदर देखिएगा आप, मैंने क्या कहा 70% से अबव होल्डिंग मिलेगा। देखिए सेबी ने क्या कहा था कि 3 साल के अंदर अपनी आईपीओ आने के बाद जो होल्डिंग होगी उससे आपको 75% से नीचे लाना पड़ेगा। तो उन्होंने कितना किया, 74.80, यानी कि सिर्फ 0.20% ही कम है, क्योंकि सेबी की गाइडलाइंस से उन्होंने जस्ट नीचे रखा हुआ है, क्योंकि उनको पता है यार कंपनी कितना बड़ा बेनिफिट करने वाले। और आपने यही स्टॉक 172 का था और कहां तक गया, 4000। मुझे आज भी याद है कि मैंने स्टॉक को 200 कुछ रुपए पे खरीदा था और 100% लेकर बेच दिया था और मैं फिर उसके बाद बहुत रिग्रेट फील किया था, राइट। तो ये देखो ना कि प्रमोटर लगातार अपनी हिस्सेदारी को सस्टेन किया। दूसरा केस एफआईआई में देखिएगा, जब स्टॉक भाग रहा था, कंडीशन यहां पर समझना, जब स्टॉक भाग रहा तो कितना परसेंट था, लगातार यहां पर स्टॉक भाग रहा था। इन्होंने देखिए उसके बाद जब इन्होंने वो हिंडनबर्ग वाला केस देखने को मिला, धीरे धीरे एफआईआई क्या कर रहा है,
और आज कहां पर आ गया? जहां 19% होल्डिंग थी वहां 6% इन्होंने होल्डिंग कम कर दिया। इनके साथ जब भी आप चलोगे, मैं हमेशा कहता हूं कि आपको मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता, आप FII को पकड़ो ना, हमेशा इनके साथ रहो। अगर आप कुछ भी नहीं जानते तो आपने म्यूचुअल फंड बना हुआ है, म्यूचुअल फंड के अंदर जाओ जहां पर आपके लिए बहुत सारे वेल एजुकेटेड फंड मैनेजर बैठे हुए हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको 100 रुपये अगर डालना महीने का, आप 100 रुपये डालो। आपको 1000 रुपये डालना, आप 1000 रुपये डालो। ये आपको हो सकता है कि ATGL में जाएं, इनको लग रहा है कि यार यहां से प्रॉफिट बुक करना, ATGL से हटा के कहीं हो सकता है कि ये रिलायंस में इन्वेस्टमेंट करें। इनको लग रहा है रिलायंस नहीं भागेगा तो चलो ठीक है टाटा पावर के अंदर डालते हैं, टाटा पावर नहीं भाग रहा तो टाटा मोटर के अंदर डालेंगे। ये आपके पैसे को घुमा घुमा के इधर उधर घुमा के पैसा बनाएंगे, आपको कुछ भी नहीं करना। तो आप हमेशा ऐसा काम करो ना, अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा मार्केट के अंदर और अगर आप FII की परसेंटेज को पकड़ पा रहे हैं, अगर उनके लेवल को पकड़ पा रहे हैं तो यहां से पैसा बनेगा। देखो यहां पर सबसे बड़ा किसने पैसा बनाया? अडानी साहब ने, उसके बाद FII ने, DI ने, पब्लिक ने कितना बनाया? पब्लिक का कुछ हुआ? पब्लिक कितना? इसमें से बड़े इन्वेस्टर होंगे 5.95, मात्र 6%। 94% लोग कौन से थे? वो लोग थे जो पहले से ही पैसे वाले थे, यानी कि पहले से ही रिचेस्ट पर्सन थे, और उसमें से सिर्फ 6% ऐसे लोग थे जो हमारी तरह आम रिटेलर्स होंगे, या वो भी क्योंकि उनको इतना सब्र रहा नहीं होगा कितना बड़ा ये स्टॉक जाएगा, वो भी निकल के भाग गए होंगे। तो उन लोगों को पहले से पता था कंपनी के अंदर कुछ बड़ा होने वाला है और स्टॉक धड़ाधड़ भागेगा। जो 100-200 रुपए का स्टॉक था उसके बाद 4,000 रुपए गया, राइट। तो ये पूरी चीजें आपने देखा FII DI कैसे प्रमोटर इन्वेस्टर में हमें ये सारी चीजें चेक करना है। फ्रेंड्स अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हर एक इन्वेस्टर्स को सीखना चाहिए। अगर आप बाकी मार्केट से पैसा बनाना चाहते हैं, आपने नाम सुने होंगे, दुनिया के बहुत बड़े बड़े दिग्गज के नाम सुने होंगे, चाहे आप हमारे इंडिया के राकेश झुंझुनवाला साहब की बात कर लें, विजय खेड़िया साहब की बात कर लें, या दुनिया भर के कई सारे ऐसे इन्वेस्टर्स के नाम सुन लें, उनको यही फैक्ट पढ़ना आता था। एग्जैक्टली वो ये चीज को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना जानते थे, जिसको हम कहते हैं बैलेंस शीट। किसी कंपनी की अगर आपको बैलेंस शीट पढ़ना आ गया ना, तो फिर आप दुनिया में कोई भी आपको ऐसा नहीं रोक सकता है जो आप पैसा बनाना रोक सके। यानी कि आपको पैसे बनाने से कोई रोक नहीं सकता है किसी भी कंपनी से। मैं कहता हूं कि आप एक कंपनी उठा लो, आपको बैलेंस शीट पढ़ना आता है यार कि ये कंपनी की बैलेंस शीट मजबूत हो रही है, लगातार मजबूत हो रही है, तो यहां से आप पैसा बनाकर जाओगे, कोई रोक नहीं सकता दुनिया के अंदर। और यहां पर सिर्फ आपको फिर क्या रखना पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट करके पेशेंस रखना पड़ेगा और मार्केट लगातार आपको पैसा बनाकर देगा। अब इसी टर्म्स को मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं और बहुत अच्छी तरीके से फ्रेंड्स सीखिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड, अपने कलीग और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उन लोगों को भी इस चीज को पढ़ना आना चाहिए, राइट। अब आप यहां से देखिए, सबसे पहला जैसे हम लोग अभी कैलकुलेट कर रहे थे ना, इक्विटी कैपिटल आप यहां से देख सकते हो। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे इसकी, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब ये रिजर्व फैक्टर क्या है आपको ये देखना है यार। कंपनी अभी देखिए 2012 से डेटा दिया गया, 2012 से लेकर अभी सितंबर, और ये डेटा अभी दिसंबर का आएगा। रिसेंटली मैंने लिया हुआ है, जिस कंपनी का लिया उसका भी रिजल्ट नहीं आया, राइट। अब यहां पर मैंने लिया हुआ है रिजर्व। अब आपको सबसे फैक्टर जो मैंने आपको बताया था इंटरेस्टिंग चीज कि रिजर्व और डेट दो चीजें होती हैं। डेट का मतलब लोन और रिजर्व का मतलब कंपनी के पास ऑलरेडी पैसा जमा के रखा कंपनी ने। जैसा हम कहते हैं यार मेरे पास ना 10 बीघा का खेत है, रिजर्व में रखा हुआ है, कभी भी बेच देंगे, खरीद लेंगे, सारे कंपनी पूरी खरीद लेंगे ना, तो वो होता है ना रिजर्व। मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं आज घूम रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ, कोई मतलब मेरे पास पैसा पड़ा हुआ। अक्सर आपने देखा होगा बड़ी जो पैसे वाले होते हैं उनके साथ अक्सर होता है यार क्या मेरे पापा तो कमा ही रहे, उनके तो रिजर्व बैंक है। तो रिजर्व ये समझिएगा कि रिजर्व का मतलब कि वो कंपनी क्या ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर अपने रिजर्व को क्या इंक्रीज कर रहा है। आप देखिए इस चीज को देखिए, जिस कंपनी का 2012 के अंदर 1,66,467 करोड़ रिजर्व था, वो लगातार बढ़ते अभी कहां 7,44,456। अभी ये आप समझ गए किसकी बात कर रहे हैं? ये हम बात कर रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्री की, क्योंकि इसके पास 2012 में 1,66,000 करोड़ का रिजर्व था, वो भी बढ़कर 7,44,000। हर क्वार्टर के अंदर, हर ईयर के अंदर कंपनी ने अपने आप को प्रूव किया है कि क्यों वो भारत की नंबर 1 कंपनी है। और इसी से पता चलता है कि सबसे ज्यादा यहां पर प्रोमोटर्स, FII एंड DI अपना इन्वेस्टमेंट करके रखे हुए हैं, क्योंकि आंधी आए, तूफान आए, कोविड आए, इसको हिला नहीं सकते, क्योंकि उनको पता है कि सबसे बड़ा इनके पास रिजर्व रखा हुआ है और दुनिया की कह सकते हैं बहुत दिग्गज कंपनी में ये शामिल है। तो ये रीजन है कि इस कंपनी का मेन रीजन क्या है, इसके पास इतना रिजर्व रखा हुआ है कि अगर ये बैठ के भी बहुत दिन खिला सकता है अपने सभी अपनी जो फ्रेंचाइजीज हैं सबको बैठ के ये खिला सकता है, राइट, क्योंकि इनके पास इतना बड़ा रिजर्व रखा हुआ है। तो हर दर ईयर ऑन ईयर इसने अपने आप को रिजर्व क्या क्या इंप्रूवमेंट किया। तो ये आपको फैक्टर चेक करना है यार कंपनी के पास कितना रिजर्व है। उसके नीचे देखिए वॉरेन
जिसे हम कह सकते हैं डेट। अब बोरिंग्स कंपनी क्या यार ऐसा तो नहीं कर रहा कि अपने डेट को भी ज्यादा, ऐसा तो नहीं हर दर ईयर कंपनी अपने डेट को क्या कर रहा है, इंप्रूवमेंट तो नहीं कर रहा है। तो आपको ये फैक्टर चेक करना हो सकता है। बहुत सारे केस में क्या हो सकता है कि कंपनी के पास डेट ज्यादा हो लेकिन रिजर्व के कंपेयर में कम होना चाहिए। समझना बात, हो सकता है कि कंपनी का जो डेट है बोरिंग से वो बढ़ रहा हो, लेकिन आपको ये भी तो देखना है कि कंपनी जो डेट बढ़ा रहा है उसके बदले उसको आउटपुट कितना मिल रहा है, आउटपुट देखना। बहुत सारे केस में क्या होता है, अक्सर आपने देखा होगा कि यार डेट ले लेते हैं कंपनीज, क्या करते हैं बैंक से लोन ले लेते हैं। अब लोन लेंगे तो लोन का जो परसेंटेज होता है वो फिक्स परसेंटेज एक बार बन गया, मान लेते हैं कि यार ये ना जो भी कॉर्पोरेट बन गया 8% एनुअली बन गया, ये एनुअली बन गया। अब 8% ही देना है। लेकिन दूसरे केस के अंदर हो सकता है इन्होंने किसी को प्लेस दिया या और केस हुआ, तो यहां पर जो हो सकता है उन्होंने कहीं इन्वेस्टमेंट कर दिया, किसी स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो वहां पर क्या होता है उनका पैसा बढ़ जाता है। तो अक्सर आप यहां पर एक और टर्म्स देखेंगे ना, इन्वेस्टमेंट। ये देखिए इन्वेस्टमेंट, अब इस कंपनी का इन्वेस्टमेंट भी देखोगे लगातार आपको इंप्रूवमेंट होता नजर आ रहा है। तो ये कारण होता है कि एक फिक्स यहां पर हो गया कि इनका इतना फिक्स हो गया, इतने परसेंट देना है, और इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया तो कहीं ना कहीं हो सकता है किसी दूसरी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दिया। अक्सर आपने देखा होगा कि टाटा ग्रुप ने, आज टाटा मोटर ने फलानी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया हुआ, तो ये क्या मतलब, इन्होंने हो सकता कि अपने प्लेस रख के शेयर लिए हो लेकिन यहां पर इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो इधर तो उनको 8% देना है जो भी फिक्स रेट हो गया, लेकिन इधर हो सकता कि वो पैसा 100 टाइम हो जाए, यहां पर 100% हो जाए, 50% हो जाए, तो वो मैटर करता ना। तो कहीं ना कहीं आपको इन्वेस्टमेंट भी देखना है कि कंपनी का डेट जो है, लेकिन उसके बदले कंपनी के परसेंटेज क्या वो सिक्योर्ड लोन ले रहा है, अनसिक्योर्ड लोन ले रहा है, तो वो भी टर्म्स आपको हमेशा कंपनी की तरफ से देखना है। जैसा आप यहां से इस केस में देख सकते हैं कि कंपनी के पास डेट तो बोरिंग जो है वो बड़ा है, लेकिन अभी देखोगे तो लास्ट क्वार्टर के अंदर इन्होंने जो इनके पास लगभग 4,51,000 करोड़ का था वो अभी बहुत कम किया हुआ है, बहुत ज्यादा कम किया हुआ। तो इसको भी फैक्टर को रखना है। यहां पर अदर लाइबिलिटीज, टोटल लाइबिलिटीज, ये भी आपको देखना कि कंपनी के पास अदर लाइबिलिटीज, ऐसा तो नहीं कोई ऐसी चीजें पड़ी हुई हैं जिनके पास बहुत ज्यादा कीमत है और वो धीरे धीरे, क्योंकि आज थोड़ी देर लाइबिलिटी का मतलब समझ लो यार, लाइबिलिटी होता क्या एग्जैक्टली, मुझे यही नहीं पता लाइबिलिटी होता क्या। तो लाइबिलिटी मान लो एक कार है, आज आप एक फोन ले आए, स्मार्टफोन, अभी आप शोरूम से निकले ही हो फोन लेकर, आईफोन लेकर निकले हो शोरूम से, और दोबारा से उस शोरूम में जाना कि यार भैया ना ये फोन मुझे लेना नहीं, तो वो आपसे वापस नहीं करेगा। वो क्या कहेगा कि मैं अब इसके इतने कम पैसे दूंगा। तो एग्जैक्टली वो चीजें समझो, जो आज जिस वैल्यू पे आप वो चीज लेकर आए हैं वो उस वैल्यू पे ना बिकना, उससे नीचे बिकना, यानी कि वो मतलब आपके लिए घाटा कर रहा है, दर ईयर वो चीज घट रही। जैसे कार है, आज आप 15 लाख की कार लेकर आए, कल 1 महीने बाद उसे बेचोगे ना, वो 15 लाख की नहीं बेचेगे, वो क्या होगी, हो सकता है 13 लाख के पीछे। तो वो आपके लिए क्या है, लायबिलिटी, यानी कि आपके पैसों को क्या कर रहा है, एक बोझ बना हुआ आपके सिर पे, बोझ बन गया कि वो जिस चीज को लाए थे उससे कम रेट पे बिकना, तो ये इसको कहते हैं लायबिलिटी। तो हो सकता है ऐसा तो नहीं कंपनी के पास लायबिलिटी बढ़ रही हो, बहुत सारे कंपनी ने वो चीजें लेकर रखी हो जो लायबिलिटी के अंतर्गत आती हो, लेट करना है कि लायबिलिटी क्या क्या है, राइट। अब ऐसे ही फिक्स एसेट्स होते हैं कि एसेट क्या है, कंपनी के पास हो सकता है कुछ फिक्स एसेट्स पड़े हों, जैसे लैंड पड़ा हुआ है, जमीन लेके कंपनी ने डाल दी थी। और एसेट्स क्या होते हैं उसको भी समझ लो। एक आज आपने 2 बीघा का खेत लिया, 2 एकड़ मान लो, 2 एकड़ खेत लिया, प्लॉटिंग किया, जिसमें हमने रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दिया। आज आपने 2 लाख रुपए उस खेत के अंदर डाले थे, या 2 एकड़ जमीन जो भी आपने 1 करोड़ के अंदर ली थी, राइट, समझना, उदाहरण समझना, बहुत कमाल का। ये 2 एकड़ जमीन आपने 1 करोड़ रुपए की ली थी, और उससे 5 साल के बाद आप देख रहे हो कि उसकी कीमत ना हो सकता है कि ये 3 करोड़ हो जाए, क्योंकि जो चीज आज आप खरीद रहे हो, जैसे लैंड हो गया और बहुत सारी चीजें हैं जो इसके अंतर्गत आती हैं, जैसे गोल्ड हो गया। आज गोल्ड आपने खरीदा, गोल्ड का आपने देखा कि वो लगातार प्राइस बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं आप ये समझ सकते हो कि सबसे बेहतर एग्जांपल आप लैंड का ले लो, जमीन का ले लो। आपने 2 एकड़ खरीदा था 1 करोड़ में, और 5 साल बाद वो 3 एकड़ का बिक रहा है, यानी कि वो आपके पास रिजर्व पड़ा हुआ है, आपके पास समझिए वो एसेट है, कहीं ना कहीं जब मर्जी हो उसको कैश के फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सको, उसको कहते हैं, हम समझ लीजिएगा, एसेट, राइट। कि आज आपको जरूरत पड़ी पैसे की, आज आपने उठाया, उसे बेच दिया। अब बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, लाइक अब गांव गली में आपने देखा होगा, लोग जानवर रखते हैं, बकरियां रखते हैं, वो उनके लिए क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं। उनको जरूरत पड़ा, उन्होंने एक उठाया, मार्केट में लेकर बेच दिया, उसको क्या हुआ, डायरेक्ट कैश में कन्वर्ट कर दिया, तो दैट्स एसेट। वो उनके लिए क्या हो गया, एसेट्स का काम करता है। अब आपने देख लिया कि इसके लायबिलिटी और एसेट देख लिया। हमेशा आप एक नोटिस करना कि इसके जो लायबिलिटीज और एसेट्स होते हैं वो हमेशा आपको इक्वल देखने को मिलेंगे। जैसा आप देखिए लास्ट क्वार्टर के अंदर 1,68,000 देखने को मिल रहा है, और यहाँ से देखिएगा इसके जो टोटल एसेट्स हैं वो भी आपको 1,68,000। इसको मैनेज, तो आप यहाँ से देखिएगा
16,82,000 के आसपास ही मिल रहा है और यहाँ पे 16,82,000, यानी कि दोनों जो टर्म्स होते हैं हमेशा आपको इक्वल फॉर्म में देखने को मिलेंगे। अब ये जो पिछला पूरा मैं जब आपको और अच्छी तरीके से बैलेंस शीट, जब किसी कंपनी की बैलेंस शीट निकालूंगा वहां पर बताऊंगा कि कौन कौन से लायबिलिटी हैं जो इसके अंदर ऐड करके यहाँ पर लाए गए, कौन कौन से एसेट्स हैं जो इसके बराबर करके यहाँ पर लाए गए। तो इसके कोर बिजनेस को देखकर ये एसेट्स और लायबिलिटी को जब हम यहाँ पर निकालते हैं तो उसका इंपैक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्टॉक के ऊपर हमें देखने को मिलता है। तो उस समय हो सकता है कि 2012 के आसपास जो भी स्टॉक का प्राइस रहा हो 200-300 के आसपास, आज उसका भाव ये रहा हो, ईयर इधर ईयर ये जो चेंजेस आएंगे उसके अकॉर्डिंग हमें स्टॉक के प्राइस पर मोमेंटम देखने को मिलता है। तो बहुत सारे टर्म्स हैं जिनको हम लोगों को बैलेंस शीट के अंदर देखना है। अब यहां से जैसे मैंने आपको कहा इन्वेस्टमेंट, अब कंपनी क्या करता है, जैसे मैंने आपसे कहा लोन लेकर, बहुत सारे अगर कंपनी के पास रिजर्व है, पड़ा हुआ रिजर्व है, तो कंपनी क्या करती है कि उसने क्या किया, एक लैंड खरीद लिया, कोई लैंड खरीद लिया, तो वो क्या करता है, इन्वेस्टमेंट कर देता है। आपने देखा होगा कि एक अदर बिजनेस में आता है ना, जब हम लोग टोटल इनकम देखते हैं कंपनी की, टोटल इनकम इस क्वार्टर के अंदर कितना है, तो एक और टर्म्स होता है ना कि अदर इनकम, आपने लिखा देखा होगा कि अदर इनकम। तो अदर इनकम जो आता है, हो सकता है कंपनी अपने एसेट को बेचकर वहां से निकाल रही हो। तो वो जब हम लोग बिजनेस, जब उसका क्वार्टर रिजल्ट एनालिसिस करेंगे वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि क्या बेचकर यहां पर अदर इनकम लाई जा सकते। तो यहां पर इन्वेस्टमेंट हो सकता है कि कंपनी वो नंबर ऑफ शेयर्स बेच दी हो, उस वजह से कंपनी ने इन्वेस्टमेंट से वहां से इतना अदर इनकम किया हो। तो ये इन्वेस्टमेंट भी आपको देखना है कि कंपनी का इन्वेस्टमेंट क्या कह रहा है, क्या कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अगर उसके पास पैसा पड़ा हुआ है तो डेफिनेटली यहां पर इन्वेस्टमेंट करेगा। अब उसके आगे वाला जो टॉपिक होगा उसमें हम लोग सेल्स ग्रोथ देखेंगे, प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे एंड उसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे, इंटरेस्ट, अदर इनकम। इसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के अंदर कवर अप करेंगे। आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताएगा, और अगर आपका कोई सवाल और सुझाव रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करेगा। और अभी अगर आपका कोई सवाल रहता है तो राइट नाउ अभी आप कमेंट करिएगा, ताकि हमें पता चले कि आपको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।